Hello students, this is video number 1 of alternating current और जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़। ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू चैप्टर। मैं आपको इंट्रोडक्शन इसकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा क्योंकि कुछ मैथमेटिकल पार्ट जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होता है पहले मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी इंट्रोडक्शन इसकी थोड़ी सी हमने पहले भी दी हुई है मैंने आपको। मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ फाइंड करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म्स अगर आपको गिवन हो तो उनकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर मैं खुद बताऊंगा आपको व्हाट इज़ रूट मीन स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म की मुझे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है? ये आईटी का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के साथ कि आईटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, मतलब करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, ये उसका ग्राफ है। 0 से लेके 2 तक उसकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है 2 एम्पेयर, फिर 2 से लेके 4 तक उसकी वैल्यू -2 हो जाती है, फिर 4 से 6 फिर +2 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी एवरेज की बात की जाएगी ना तो पूछना है कि कितने टाइम तक लेना है। तो जर्नली क्या बोला जाता है इन केसेस में जब मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लिखने के भी तरीके हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जर्नली जो मैं लिखता हूँ वो ऐसे लिखूंगा आई एवरेज, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करके और बीच में आई लिखते हैं। दे मीन दिस इज़ अ एवरेज वैल्यू। आई रेयरली यूज़ दिस, बट मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये भी नोटेशन होती है एवरेज की। सो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ का एवरेज लेना हो तो उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया जाता है। तो एरिया मीन्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आई टी डी टी अपॉन टाइम जो आपने लेना हो। जर्नली हम पूरा टाइम पीरियड अगर पूरे साइकिल का लेंगे तो ये टाइम पीरियड लेते हैं हम। ठीक है, इंटेग्रल आई टी डी टी। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके टी तक, टाइम पीरियड तक, जितना आपका टाइम पीरियड हो। फाइन। अब मैं इसको ज़रा आपको सॉल्व करना दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो इक्वल टू क्या आएगा? इंटीग्रेशन। अब मुझे इंटीग्रेशन यहाँ पे एरिया निकालने के लिए मुझे यहाँ इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज़ ज़रा ध्यान देना एक एक बात को जो मैं बताऊँगा यहाँ पे इसकी, क्योंकि ये जनरल मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, इट कैन हेल्प यू इन एनी वे। ठीक है, तो जनरल इंटीग्रेशन अगर मुझे करनी है दिस मीन्स एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे मुझे सामने सामने दिखाई देता है कि जब मैं इसका एरिया लूँगा तो पहली बात पूरे टाइम पीरियड कहाँ तक है इसका? 4 सेकेंड्स तक। अगर मैं 4 सेकेंड्स तक पूरा इसका एरिया कैलकुलेट करूँ द आंसर इज 0। द आंसर इज 0। तो आंसर क्या आ गया? 0/t, 0/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पूरे साइकिल का आंसर 0 आ रहा है। तो आपने लिख के रखना है अपनी कॉपीज पे कि पूरे साइकिल का आंसर इसका 0 आ रहा है। फॉर फुल साइकिल मैं इधर लिख देता हूं 0 एम्पेयर, ऑब्वियसली एम्पेयर फॉर फुल साइकिल। फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल। अब देखो, अब मैंने हाफ साइकिल का कैलकुलेट किया। आप बोलोगे ये इंटीग्रेशन आप कभी कर नहीं रहे हो। इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सामने नज़र आ रहा है। आप हाफ साइकिल का अगर एरिया निकालना है तो बस इतना सा एरिया हुआ। ये सामने सामने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही ले लिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, सॉरी गलत लिया मैंने, गलत लिया। 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। 4 बिल्कुल नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ 2 आएगा। मैं इसको 4 की जगह 2 कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। ये 2 किया तो 4/2 इक्वल टू 2 एम्पियर इसकी एवरेज वैल्यू आ गई। वैसे भी कांस्टेंट है ये, बिल्कुल कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। मेरी क्लास में सब स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 आए हैं। ठीक है, सबके जब कांस्टेंट 10 मार्क्स हैं तो एवरेज क्या होगा? 10। वेरिएशन होगी तो एवरेज की बात होगी ना, वेरिएशन ही नहीं है तो एवरेज की बात कैसे हो सकती है? तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया, समझ आ गई आपको कैसे किया हमने। हमने इसका एवरेज वैल्यू इस तरह से लिया। ठीक है, अब मैं इसी वेव फॉर्म का आपको आरएमएस वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। जब मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना, आरएमएस का मतलब होता है स्क्वायर के मीन का रूट। मीन मतलब एवरेज, तो आप बोल सकते हो एवरेज। एवरेज अपने आप ही निकाला। ठीक है, तो पहले स्क्वायर लेना है, मतलब इसी वेव फॉर्म का पहले स्क्वायर लेना है, फिर उसका मीन लेना है और फिर उसका एवरेज निकालना है। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, ये सब
करना बहुत आसान है, लेकिन समझना इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अब इसी वेव फॉर्म का अगर मुझे स्क्वायर बनाना हो तो मैं यहाँ पे साइड पे बना रहा हूँ, आप प्लीज़ ज़रा देना ध्यान से। इसी वेव फॉर्म का स्क्वायर कैसा दिखाई देगा, देखो। ये 4 हो गया और एम्पियर भी स्क्वायर हो गया, 4 एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये आई स्क्वायर टी लिखना है, इधर मेरे पास जगह नहीं बची, आपने आई स्क्वायर टी लिखना, मैं लिख देता हूँ आपको। नहीं, अभी इसको आई स्क्वायर टी आप लिखोगे, ठीक है। ये आ गया टी, ये वैल्यूज़ नहीं चेंज होती, ये वही रहेंगी। 2 टाइम नहीं चेंज, टाइम का स्क्वायर थोड़ा लिया हमने। 4 6 ये इतना रहेगा, ये इसका स्क्वायर हमने बना दिया, फाइन। तो ये कौन सी वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, एम एस, मतलब मैंने अब इसका मैंने क्या निकालना है, आप प्लीज़ अपनी कॉपीज पे नोट करके रखना कि मुझे आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए ये जो मैंने अभी आपको ग्रीन कलर में वेव फॉर्म बना के दी, यानी कि मैंने इसका जो स्क्वायर बना के दिया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। फिर हम बता क्यों रहा हूं आपको, सिर्फ आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, हम कर क्या रहे हैं इसमें। तो हमने इसमें एम एस वैल्यू, आर एम एस नहीं निकाल रहा हूं, एम एस निकाल रहा हूं पहले, आर मैं बाद में ले लूंगा रूट एंड में, ठीक है। तो मैं इसके आंसर लिखता हूं, फिर मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सामने सामने मुझे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है जिसका आंसर आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ का कितना, ये डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, आधे साइकिल का ही लिया। एक और बात आप छोटी सी याद रखोगे आरएमएस वैल्यू निकालते टाइम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इसको इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, आप करके भी देख लो, चाहे आप पूरे साइकिल का करो, पूरा साइकिल इसका कहां तक है, 4 तक, आप पूरे साइकिल तक का करो या आधे साइकिल तक का करो, आंसर आपको सेम मिलने वाला है आरएमएस वैल्यूज में, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, मैंने ये गड़बड़ कर दी है, मैं इसकी स्क्वायर वेव फॉर्म मैंने गड़बड़ कर दी, आप इसको मैं दोबारा आपको बना के देता हूँ, एक मिनट। मैंने गलत बनाया, मैंने गलत क्या किया मैं आपको बताता हूँ अभी, कि मैंने इसको, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो मैंने गड़बड़ की ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो जब आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ये सारा ऐसे हो जाएगा, मतलब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसका भी स्क्वायर करके, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर करोगे तो +2 ही आना है, ठीक है। तो इट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसा बन गया। ये वर्टिकल लाइंस कुछ नहीं होती हैं, लेकिन तब भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको नज़र आए। तो ये हो गया 4 एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, 4 एम्पियर स्क्वायर लिखना है, 4 भी लिखोगे तब भी चलेगा। और ये आई स्क्वायर टी लिखना, आई टी लिखा है ना, आई स्क्वायर टी लिखना जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका ये स्क्वायर बनाया, नीचे वाला पार्ट भी कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। अब मैं जब इसका एवरेज ले रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, ठीक है, पूरे साइकिल का लो या आधे साइकिल का लो, आपका पूरा साइकिल कहाँ तक था, 4 तक का ना, आप आधे साइकिल का भी ले सकते हो। तो इसका क्या बन जाएगा मैं बताता हूँ आपको, ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 2, ये 2 है ना हाइट, ये आगे लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड 2। अगर कोई 4 तक का कर दे गलती से, पूरे साइकिल का कर दे तो भी आंसर सेम आएगा, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 करेगा ना फिर, तो आंसर वही आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। 8/2 आंसर क्या आ गया, 4 एम्पियर स्क्वायर, 4 एम्पियर स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट, मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी मैंने लेकिन निकालनी कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब मैं इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो व्हाट आई नीड टू डू नाउ, व्हाट आई नीड टू डू नाउ, आई हैव टू टेक इट्स रूट नाउ। तो मैं इसकी जब आरएमएस लिखूंगा, देखना प्लीज आरएमएस कैसे लिखूंगा, आई आर एम एस इक्वल टू 2 एम्पेयर। क्या किया आपने, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया है जस्ट, और कुछ नहीं किया है। दिस इज सो सिंपल एज दैट, इसमें कोई मुश्किल नहीं आपको आनी चाहिए इसको लिखने में, ठीक है। तो आई आर एम एस इक्वल टू 2 एम्पेयर। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसकी भी फिर हमने आर एम एस और एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आर एम एस और एवरेज वैल्यू निकालनी है, वो देखेंगे ज़रा कैसे, आप लोग ज़रा ध्यान देना। आई वी एवरेज, इस बार वोल्टेज दिया तो वोल्टेज लिखेंगे, करंट दियोगे तो करंट लिखेंगे, कुछ और दिया होगा तो कुछ और लिखेंगे। अभी तो आपके लिए मैथमेटिकल है, दिस इज नथिंग टू डू विद एनी फिजिक्स राइट नाउ। तो वी एवरेज इक्वल टू
इंटीग्रेशन वी टी डी टी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इंटीग्रेशन किसकी, अब क्या एरिया लेना है। आप देखो एरिया, पूरे साइकिल का आंसर जीरो, ये अपनी कॉपीज पे लिख के रखो, पूरे साइकिल का जीरो, जितना ऊपर एरिया उतना नीचे एरिया, इसलिए पूरे साइकिल का जीरो। तो कोई घबराने की बात नहीं। आधे साइकिल का निकाल देते हैं, फॉर हाफ साइकिल निकाल देते हैं, लिख देना वहाँ पे कि आधे साइकिल का आंसर निकाल रहे हैं। हाफ, देखो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड अपॉन एक और चीज़ कर रहा हूँ, देखना 3। ये क्या है भाई 3, कितना टाइम लगा वो भी तो लिखना है। ये तो सिर्फ एरिया निकाला, कितने कितने टाइम तक का एरिया निकाला वो भी नीचे लिखना होता है, इसलिए सीधा सीधा आंसर आ गया 15, 5 आ गया आंसर 5। तो 5 वोल्ट इज़ द एवरेज वैल्यू, 5 वोल्ट इज़ द एवरेज वैल्यू। आप बड़े अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे नोट करके रख लो ये, ठीक है। अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा पहले। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने में पंगा पड़ता है। स्क्वायर लेते टाइम पिछली बार पंगा नहीं पड़ा, इस बार पड़ेगा। क्यों पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। पिछली बार क्या था और इस बार क्या था, ज़रा एनालाइज करते हैं इस बात को। ये देखो मैंने इसका एवरेज बनाया, इसका सॉरी स्क्वायर बनाया, ये वी स्क्वायर टी का ग्राफ। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो अभी के लिए, बट ओवरऑल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये सब चीज़ें। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तभी ये बातें समझ आती हैं। ये क्या हुआ, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। पिछली बार जो था ना ये वाला कांस्टेंट वाला, जैसे ये 2 था तो इसकी इक्वेशन क्या थी 2। इसकी इक्वेशन क्या होती है 2, टी नहीं ना आता इसके अंदर। ये डिग्री 0 कर्व है, ये डिग्री 1 कर्व है। डिग्री 1 इसकी इक्वेशन क्या होती है आपको मालूम है, इसकी इक्वेशन एम टी एम एक्स प्लस सी। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें वो टी था ही नहीं, तो स्क्वायर करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन कर्व की शेप चेंज नहीं हुई, कर्व वैसा ही रहा। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन का जब स्क्वायर करो तो पैराबोलिक बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, या एम एक्स ही लिखो अभी, उसका स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया एम एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया एम एक्स स्क्वायर। तो एम एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है पैराबोलिक, एम एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है पैराबोलिक, दैट इज वाई इट इज पैराबोलिक। अब फिर तुम्हें तकलीफ क्या है पैराबोला से, मुझे ये तकलीफ है कि मुझे अब ये एरिया नहीं मालूम, मुझे तो एरिया ट्राइंगल का मालूम है, दिस इज नॉट एट ऑल अ ट्राइंगल राइट नाउ। पिछली बार क्या था, जो 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 आपकी ओरिजिनल वेव फॉर्म थी आई वाली, वो भी आपकी स्क्वायर थी, सॉरी रेक्टेंगल थी, और जब आपने उसका स्क्वायर किया तब भी वो रेक्टेंगल बना। इसलिए पिछली बार आरएमएस वैल्यू निकालते टाइम और एवरेज वैल्यू निकालते टाइम दोनों टाइम आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ी। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, दोनों टाइम आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ी। लेकिन इसका कर्व, इसमें आपने एवरेज वैल्यू तो निकाल ली बिना इंटीग्रेशन के, क्योंकि ट्राइंगल दिखाई दी, हमने फटाफट एरिया निकाल लिया, इंटीग्रेशन वाज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अब जब आपने इसका स्क्वायर किया और आपकी अंडरस्टैंडिंग ने ये बोला कि भाई जब तू इसका स्क्वायर करेगा तो स्ट्रेट लाइन रहेगी नहीं, वो तो एक कर्व बन जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा। जब पैराबोलिक बनेगा तो यू कैन नॉट टेक द एरिया बाय द सेम फॉर्मूला हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो इसलिए अब मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, मुझे कुछ और नहीं, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी सिखाया है। अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे इसकी इक्वेशन देखो, हमने इसकी इक्वेशन कैसे निकाली। अब मैंने एवरेज दोबारा से निकाला, पहले इजी क्यों निकाला, क्योंकि आरएमएस में ये हेल्प करता है और कोई रीज़न नहीं है, ये सिर्फ आरएमएस में मेरी हेल्प करेगा इसको फाइंड करने में। इसलिए मैंने एवरेज निकाला इंटीग्रेशन मेथड से दोबारा, जबकि इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं थी एवरेज के लिए, आरएमएस के लिए रिक्वायर्ड है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैंने क्या लिखा यहाँ आप देख सकते हो, क्या वी टी डी टी, ये आ गया वी टी की इक्वेशन, एम टी, एम कितना है स्लोप इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने पहले भी सिखाया आप लोगों को, ये आ गया 10/3t, ये आ गया अपॉन 3, ये सब समझ आ रहा है आपको। इंटीग्रेशन टी की तो टी स्क्वायर अपॉन 2, वो 2 मैंने यहाँ लिख दिया बाहर, ठीक है, 3 और ये 2। फिर मैंने यहाँ पे ये क्या किया, ये लिमिट्स डाली जो आपको डालनी खुद आनी चाहिए, और आंसर क्या आ गया 5 वोल्ट। वी गेट द सेम रिजल्ट जो हमने पहले मिला था, फाइन। अब जब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी होगी, एमएस वैल्यू निकालनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना ज़रा। मैं पता क्या करूँगा, देखो सबसे पहला काम यहाँ ये मिटा के एवरेज मिटा के लिख दूंगा, एवरेज मिटा के लिख दूंगा एम एस, आर तो बाद में करते हैं हम। जैसे एम लिखा तो स्क्वायर, मैंने बोला था कोई वेव फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैराबोला पूरा बोला नहीं बनाना, प्लीज़ अपनी कॉपीज़ पे लिख के रखो, घबराना नहीं उससे। यहाँ सिर्फ स्क्वायर लिखूंगा, बाकी सारा सेम देख लो। फिर मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है,
ये बन जाएगा 100/9, उसको बाहर निकाल देना। फिर टी स्क्वेयर का जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या बन जाता है, t³/3, ठीक है, अपॉन 3 रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, ms आ जाएगा। और फिर जब rms लेना होगा तो लास्ट में रूट फिर से ले लेना। तो दिस इज द मेथड, इसको कंप्लीट खुद करोगे आप। दिस इज अवर नेक्स्ट वेव फॉर्म एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द वेव फॉर्म्स। ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। आपके रादर इस पूरे सिलेबस का अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इस वेव फॉर्म की एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसलिए प्लीज इस पे आपका इस पे आपका होल्ड होना, इस पे आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना, इस पे आपकी कमांड होना इज वेरी वेरी क्रूशल। इसलिए आपने एक एक बात को बड़े अच्छे से सुनना है। 11th क्लास में पूरा SHM टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है, वेव्स टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है। एक टॉपिक ये अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ रहे हैं, आगे जाके एक दो टॉपिक्स और हैं, वेव ऑप्टिक्स में इसकी कहानी आएगी। तो इसलिए इसका काफ़ी रोल है, इसलिए इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करूंगा, इस वेव फॉर्म्स को बनाने के ऊपर। अभी ये वेव फॉर्म मैंने स्टार्ट कहाँ से की है, बिल्कुल ओरिजिन से, यू कैन सी दैट। एंड इफ इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, इट्स इक्वेशन इज ए साइन ओमेगा टी। ए हो गया एम्पलीट्यूड, लेकिन इस बार पर्टिकुलरली हमने बोला कि ये जो वेव फॉर्म है ये वोल्टेज की है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसी ही वोल्टेज हमारे घर में हमेशा आती है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अभी मैंने आपको बोला मैं टोटली मैथमेटिकल चल रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता कि ये बेसिकली कहाँ से आ गया ये सब। हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे मैं, लेकिन इतनी बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप में एक इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए कि दीज वेव फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे इस पे एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, इन वेव फॉर्म्स की इक्वेशंस लिखने पे काफ़ी होल्ड अगर हो जाए तो मेरे काफ़ी चैप्टर्स इसके ऊपर बेस्ड हैं जो मेरे को ईजी लगने लगेंगे फिर। तो अगर मैं अभी बात करूं इसकी कि आपने क्या लिखा, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वट आई नीड टू डू नाउ, मुझे इसकी क्या निकालनी है, मुझे इसकी RMS वैल्यू निकालनी है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। फाइन, मेथडोलॉजी इज एग्जैक्टली सेम। हम क्या करेंगे, पहली बात ये, एक और बात आपको बताता हूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक और साइन वेव्स के बारे में, एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात। हम लोग ना इस एक्सिस को अभी तक टाइम एक्सिस मान रहे थे, अभी भी ये टाइम एक्सिस है, नो डाउट अबाउट इट, बट इन केस ऑफ पर्टिकुलरली इन केस ऑफ साइन वेव फॉर्म्स, इसको साइन वेव फॉर्म बोलते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ साइन वेव फॉर्म्स, अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, किसको, टी को, टाइम एक्सिस को ओमेगा से, और ओमेगा इस वेव फॉर्म का कांस्टेंट है, ओमेगा इस वेव फॉर्म का कांस्टेंट है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बिल्कुल टाइम 2π/t क्या होता है ओमेगा, 2π/t टाइम पीरियड, इसका कभी चेंज नहीं होना। ये मतलब आगे वाला साइकिल भी बनाऊंगा तो उसका भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जितना इस पहले का आपको दिखाई दे रहा है। अगले साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, ये अगर ऐसे आगे करके बनाऊं तो उसका भी बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि अब ऐसा क्यों लिखेंगे हम, ओमेगा से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। ओमेगा से मल्टीप्लाई करके पता क्या फायदा है कि आपका जो मर्जी टाइम हो, ये पाई है, ये 2π है, दिस इज डन। इसलिए इंपॉर्टेंट, टाइम किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, एंगल में, माइंड इट, फेज में, फेज में, द वर्ड फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइन वेव्स। इसको फेज मतलब एंगल ही मान लो अभी। ठीक है, तो आपका ये जो पाई 2π, ये एग्जैक्टली इसका सेंटर जहां ये पीक दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हो गया π/2, ये क्या हो गया 3π/2। तो इसलिए इसकी खास इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको बोला कि ओमेगा टी अगर मैं लिख दूं ना, और ओमेगा टी किसके बराबर होता है, थीटा के, आप ऐसा याद रख सकते हो। फाइन, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा है। अब मैं इसकी सॉल्यूशंस के बारे में बात करता हूं कि कैसे हम इसकी एवरेज और RMS वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं ये, आप लेकिन अपनी कॉपीज पे लिख लेना ये। ठीक है, अब क्या मैं कर रहा हूं इसमें, इसको भी मैं मिटा रहा हूं, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपको बताता हूं, इन वेव फॉर्म्स में बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, बहुत सी बुक्स नहीं करती हैं ये, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, वी एवरेज लिखूंगा, वी एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपको बड़े अच्छे से पूरे साइकिल के लिए 0 फटाफट लिख दो, पूरे साइकिल के लिए 0, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे है, पूरे साइकिल के लिए 0 एवरेज है, इसलिए आधे साइकिल का निकाल रहा हूं। ठीक है, आधे साइकिल का निकाल के दूंगा, 0 to π वी टी
डी टी अपॉन पाई, ये फायदा है इसमें। अब मैं एक और बात आपके साथ करूंगा, वी टी डी टी लिखा ना आपने, अब आपने लिमिट्स क्या डाली हैं, एंगल डाला है ना, तो फिर ये टाइम के साथ आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो ना एक्चुअली। आप किसके साथ इंटीग्रेट करने वाले हो, इसको मैं बताता हूं आपको। आप इंटीग्रेट करने वाले हो डी ओमेगा टी के साथ, यानी डी थीटा के साथ। इसलिए मैं इक्वेशन भी जो लिखना चाहूंगा वो किस में लिखूंगा, इसको पूरा ऐसे लिखोगे तो और बेटर लगेगा। पहले वो, चलो मैं ऐसे लिखता हूं आपको, ठीक। वी टी डी, एक और चीज़ करते हैं, ठहरो, मैं पूरा आपको एग्जैक्ट करके देता हूं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बिल्ड रहे। 0 to t, रादर t/2 लिख देता हूं, क्योंकि पूरे साइकिल का होता तो t लिखते। तो 0 to t/2 वी टी डी टी अपॉन t/2 रादर। ठीक है, ये समझ आ गया। ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में था, लेकिन मैंने कहा कि हम प्रेफर करेंगे इसको लिखना क्या, किसकी टर्म्स में, एंगल की टर्म्स में। इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, आपके लिए ईजी हो जाएगा, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो देखो कितना ईजी हो जाएगा, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो इट विल बिकम, अगर एंगल की टर्म्स में लिखूँ, अगर मैं 0 to t/2, मुझे मालूम है साइन वेव के केस में t/2 मतलब पाई, फिर वी थीटा डी थीटा अपॉन पाई, थीटा इज ओमेगा टी, थीटा इज ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इधर तक आ गया। देखो ये लिख दिया मैंने वो इरेज कर दिया, टी वाला पार्ट मुझे चाहिए ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन एक आप अपनी कॉपीज पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख के रखो कि आपको कहीं डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, तो 0 to पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी थीटा अपॉन पाई, ये आ गया। वी एम को मुझे बाहर रख देना चाहिए था, वी एम को मुझे बाहर रख देना चाहिए था, इंटीग्रेशन इधर आ जाना था। करते हैं अभी, वी एम कॉन्स्टेंट है इसलिए वी एम को बाहर निकालने लगा हूं मैं। ठीक है, वी एम को बाहर निकालने जगह पाई भी उसके साथ लिख दूंगा। मैं बताता हूं इसको, इसका अगला स्टेप क्या लिखेंगे। ये आ गया इसका नेक्स्ट स्टेप, वी एम और पाई मैंने बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन मुझे मालूम है माइनस कॉस थीटा, आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो माइनस कॉस थीटा मैं लिखूंगा, वो भी लिखते दिखाता हूं आपको अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी लिखते जाओ। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। कोई मुश्किल नहीं आ रही आपको, एक एक चीज़ समझ आ गई। माइनस कॉस थीटा, माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है, मैं बाहर निकाल दिया उसको। आप भी हैबिट बनाओ, बाहर रख दो, तो थोड़ी लिमिट्स डालने में ना कन्फ्यूजन होती है। नहीं तो मेरे को माइनस से, मेरे को होती है इसलिए मैं बाहर रखता हूँ, आपको नहीं होती आप मत रखो। ठीक है, इक्वल टू माइनस वी एम अपॉन पाई, देखो अब ध्यान से, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। ठीक है, ये स्टेप मैं छोड़ रहा हूं, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो आप लिखोगे। कॉस पाई होता है -1, कॉस जीरो होता है 1, कॉस पाई होता है -1, कॉस जीरो अगर आता है आपको बहुत बढ़िया, नहीं तो आज के बाद याद रख लो। तो कॉस 0 1, लेकिन एक फार्मूले का भी होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये -2 आ गया, -2 ने सब इसको खत्म कर दिया, और अल्टीमेटली मुझे वी एवरेज दिखाई दे रहा है इक्वल टू 2 Vm/पाई, 2 Vm/पाई, ये याद रखोगे आप वैल्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू कि वी एवरेज जो हमारे घर में वोल्टेज आती है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म आती है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है आधे साइकिल की, पूरे साइकिल की तो जीरो है, आधे साइकिल की होती है 2 Vm/पाई। अगर कोई आई एवरेज पूछ ले तो सेम आंसर बोलना है, आई एवरेज इज इक्वल टू 2Im/पाई, नथिंग एल्स। ठीक है, कोई उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी आपको बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, एम एस निकालना होगा। आर तो हम बाद में लेते हैं, रूट एंड में लेंगे, आपको बताऊंगा मैं लेके ये। ठीक है, तो अब मेरे को अगर इसका क्या लेना है एम एस, तो मैं क्या डालूंगा, बस जस्ट स्क्वेयर डालो, कुछ नहीं करना। और वी स्क्वेयर थीटा डी थीटा, और इक्वेशन देखो क्या लिखूंगा, वी स्क्वेयर थीटा डी थीटा की इक्वेशन क्या लिखूंगा, वो लिखी हुई है आपके पास पहले से। वी थीटा की तो मालूम है ना, 0 to पाई। अच्छा, फिर इसका आरएमएस वैल्यू जब आप ले रहे थे तो पूरे साइकिल की आरएमएस वैल्यू जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बताया मैंने कि ये नेगेटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो नेगेटिव तो कोई एरिया बचेगा नहीं जब आप मीन लोगे उसका। तो इसलिए आंसर क्या आने वाला है, आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, पूरे साइकिल का भी, जैसे नॉन जीरो आने वाला, आई मीन टू से। ठीक है, नॉन जीरो आने वाला किसका, पूरे साइकिल का भी, 2 पाई तक का भी। लेकिन तब भी मैं पाई तक का क्यों ले रहा हूं, क्योंकि याद रखना है मैंने कि उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी वेव फॉर्म्स, ये लिख के रखो, ऐसी वेव फॉर्म्स जिनकी एवरेज वैल्यू जीरो हो, उनके आधे साइकिल का आरएमएस वैल्यू निकालो या पूरे साइकिल की आरएमएस वैल्यू निकालो, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो 0 to पाई वी एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, कोई नहीं लिखना ओमेगा टी, अपॉन पाई डी थीटा।
मैंने शायद डी थीटा पहले भी नहीं लिखा था, वो लिखना जरूरी है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर हमने क्या लिखना है, फिर वी एम स्क्वेयर अपॉन पाई को मैं बाहर ले जाऊंगा, आपको मालूम है अच्छे से। आप देख लो नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ मैं, ये वही स्टेप मैंने पीछे से उतारा। फिर से मैंने अब साइन स्क्वेयर थीटा की इंटीग्रेशन जब भी करनी हो तो डायरेक्ट नहीं लिख देना कुछ भी। ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा की डायरेक्ट नहीं आती हमें, तो हमने क्या लिख दिया इसकी जगह, साइन स्क्वेयर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और इंटीग्रेशन नहीं भूल जाना, मैंने डालना भूल गया हूँ, ये 0 टू पाई। तो साइन स्क्वेयर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर मैं कम ही चीज़ें लिखना पसंद करता हूं, क्योंकि जो कांस्टेंट जो चीज़ बाहर लाई जा सकती है उसको बाहर ले जाओ। ठीक है, अब ये कर दिया। आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, और इधर डी थीटा भी लिखो पहले, देखना जरा ये। ठीक है, इतना मैंने क्या किया, अब ये दो इंटीग्रेशन बन गई मेरे लिए। देखो मैंने इसको क्या किया, इसको तोड़ दिया, क्या लिख दिया, डी थीटा, इसको 1 इंटू डी थीटा और कॉस 2 थीटा, ये बीच में साइन माइनस डाला। मतलब इसकी मुझे इंटीग्रेशन अलग से करनी है, इसकी मुझे इंटीग्रेशन अलग से करनी है। इसकी इंटीग्रेशन मैंने यहाँ साइड पे लिख दी, आप देख सकते हो। डी थीटा की इंटीग्रेशन, डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं मालूम तो हम कुछ कर नहीं सकते अब इस स्टेज पे। ठीक है, तो थीटा और उसकी लिमिट्स क्या है, 0 टू पाई। अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा इसका, पाई। मतलब इतने पोर्शन को हमने सॉल्व कर दिया ये वाले को, और हमारा आंसर क्या आया, पाई। फाइन। और ये वाले पोर्शन की अगर बात करूं तो इधर साइन कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये लिखा है मैंने ऊपर, आपको दिख रहा है। उसकी लिमिट्स क्या है, 0 टू पाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, क्योंकि थीटा की जगह आप पाई डालोगे पहले, फिर 0 डालोगे, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये हो गया खत्म, इसकी कहानी खत्म। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आया, वीएमएस का, वीएमएस का आंसर क्या आया वो मैं लिखूंगा अभी, और उधर उसको अंडरस्टैंड करोगे आप। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करोगे कैसे आया, वो आ गया वी एम स्क्वेयर अपॉन 2 पाई, ये तो रहा ही रहा, इनटू सिर्फ ये पूरी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया, लिमिट्स डाल के पाई। बस इतनी टेंशन डालने के बाद आंसर सिर्फ क्या आया, पाई। ठीक है, पाई आया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये सिंपल सी कहानी मैंने अभी आपको सारा समझा दिया। ये पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आया पाई। पाई ने पाई को काट दिया, अल्टीमेटली वी एम स्क्वेयर अपॉन 2 इज द एम एस वैल्यू, मतलब मीन स्क्वेयर, मीन स्क्वेयर वैल्यू, स्क्वेयर का मीन। देखो स्क्वेयर किया पहले हमने, फिर उसका मीन लिया, अब आर लेने वाले हैं, उल्टा चलता है ये। आर एम एस बोलते हैं रूट मीन स्क्वेयर है, लेकिन करते टाइम हम क्या करते हैं, पहले स्क्वेयर लेते हैं वेव फॉर्म का, फिर उसका मीन लेते हैं, और फिर उसका रूट लेते हैं। ठीक है, तो रूट लिया, रूट ले लिया, वी एम अपॉन रूट 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने ये देखा, ये देखो दिस इज द लास्ट नाउ। हमने एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म जिसका हमारे लिए एवरेज और आरएमएस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों था, इन द कमिंग लेक्चर्स आपको दिख जाएगा। हमने उसकी जब एवरेज वैल्यू निकाली तो हमारा आंसर आया था 2 वी एम अपॉन, मैंने साइनोसाइडल वेवफॉर्म भी आपको बना के दे दी हुई है। उसकी एवरेज वैल्यू क्या आई, इस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू ये है, ऐसे याद रखना है आपने। इस वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू ये है, मैंने उसको डेसिमल्स में भी लिख दिया, अगर आप याद रख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर एक फैक्टर होता है जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों लिखा मैंने ये। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यानी कि वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज, दैट कम्स आउट टू बी 1.11 फॉर साइनोसाइडल वेवफॉर्म। ये नहीं बोलना कि फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, नो। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। जब हमने साइनोसाइडल वेवफॉर्म के लिए इन दोनों को डिवाइड किया तो वी गेट द आंसर 1.11। तो कभी आपको पूछा जा सकता है, कोई भी वेव फॉर्म दे देगा और बोलेगा भाई इसका फॉर्म फैक्टर निकालो, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आरएमएस भी निकालना पड़ेगा, एवरेज भी निकालना पड़ेगा, डिवाइड करके आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।